हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स लाइव। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर शुरू किया था, मात्रक एवं मापन, जिसमें हमने मात्रक एवं मापन के बारे में पढ़ा। तो मात्रक एवं मापन जो चैप्टर है उसमें 3 पार्ट हैं। एक तो मात्रक एवं मापन जो हम पढ़ चुके हैं, दूसरा है त्रुटि विश्लेषण जो कि हम आज पढ़ेंगे, और तीसरा है बिंब विश्लेषण जो हम आगे उसके बारे में जानेंगे। तो आज हम इस वीडियो में त्रुटि विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे, एरर एनालिसिस, जिसमें सबसे पहली पॉइंट होगी त्रुटि। एरर किसे कहते हैं, त्रुटि के बारे में समझते हैं। त्रुटि क्या होता है? त्रुटि के बारे में समझते हैं। तो जैसे भौतिक विज्ञान में, जैसे हमने पहले आपको बताया था, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं जिसका हम मापन कर सकें, ऐसी राशियाँ जिनका हम मापन कर सकें, तो उन्हें भौतिक राशियाँ बोलते हैं। जो फिजिक्स होता है उस पर भौतिक राशियों का ही अध्ययन किया जाता है। तो जो फिजिक्स जो है उसको हम मापन का विज्ञान भी बोलते हैं। तो मापन का विज्ञान बोलते हैं तो बहुत सारे प्रैक्टिकल भी करने पड़ते होंगे फिजिक्स में। तो प्रैक्टिकल करेंगे किसी भी भौतिक राशि का, जब हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं तो उसका एक वास्तविक भौतिक राशि का वास्तविक मान होता है, और उसके मापन से प्राप्त हमें एक प्रायोगिक मान मिलता है। तो किसी भी भौतिक राशि के 2 मान हुए, एक तो उसका वास्तविक मान और एक तो उसके मापन से प्राप्त हमें प्रायोगिक मान। तो वास्तविक मान और प्रायोगिक मान जो होता है उसके बीच का जो अंतर होता है उसको हम त्रुटि बोलते हैं। वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के बीच के अंतर को त्रुटि बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई छड़ है, उसकी वास्तविक लंबाई वास्तविक मान उसकी वास्तविक लंबाई का मान, तो इसको वास्तविक मान बोलेंगे 2 मीटर है, 2 मीटर। और उसको मतलब किसी ने उसको नापा, और उसको मतलब किसी को नापने के लिए उससे दिया गया, तो उसने उसको मापा 2.5 मीटर, तो प्रायोगिक मान हो गया वो प्रायोगिक मान 2.5 मीटर। तो हमने क्या बताया डिफिनेशन में, वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के बीच के अंतर को त्रुटि बोलते हैं। तो जो अंतर मतलब कि जो बड़ा हो उसमें से छोटे को घटा देंगे। तो हमें त्रुटि जब निकालना है तो प्रायोगिक मान बड़ा है तो प्रायोगिक मान और माइनस कर देंगे वास्तविक मान। अब प्रायोगिक मान 2.5 मीटर है और 2 मीटर वास्तविक मान है। जब इसके बीच में 0.5 का डिफरेंस हुआ, तो जो ये डिफरेंस हुआ 0.5 का, इसको ही हम त्रुटि बोलेंगे। 0.5 को त्रुटि, इतना त्रुटि हुआ इसमें, ठीक है। तो इसके डिफिनेशन में कैसे लिखेंगे कि किसी भी भौतिक राशि के मतलब मापन से प्राप्त प्रायोगिक मान और उसके वास्तविक मान के बीच के अंतर को हम त्रुटि बोलते हैं। त्रुटि तो क्लियर हो गया। अब आइए जानते हैं त्रुटि के प्रकार। तो नेक्स्ट पॉइंट है त्रुटि के प्रकार। त्रुटि जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। अब आइए उसे जानते हैं कौन से 3 प्रकार है। पहला है क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटियां जिसको हम सिस्टमेटिक त्रुटि बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर। दूसरा है यादृच्छिक त्रुटि, जिसको हम रैंडम एरर भी बोलते हैं। यादृच्छिक त्रुटि जिसको इंग्लिश में रैंडम एरर बोला जाता है। और तीसरी है स्थूल या गंभीर त्रुटि। गंभीर त्रुटि जिसको हम ग्रास एरर बोलते हैं। तो पहली जो त्रुटि है क्रमबद्ध त्रुटि, उसके बारे में जानते हैं। तो क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है? सिस्टमैटिक त्रुटि एरर, जैसा कि इंग्लिश में लिखा है हमने सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। तो जैसे जब हम प्रैक्टिकल किसी भी चीज़ का प्रैक्टिकल करने जाते हैं
तो उसके प्रैक्टिकल करने के लिए हमें एक लैब की ज़रूरत होती है, एक संयोजित जगह की ज़रूरत होती है। कहीं भी बैठकर हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं, एक संयोजित जगह की ज़रूरत होती है। दूसरी, एक तो लैब हो गया। दूसरी चीज़ हुई कि हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे प्रैक्टिकल करने गए और किसी चीज़ की लंबाई हमें मापनी है, तो हम उसकी लंबाई को हाथ से नहीं मापेंगे, बल्कि उसके लिए मीटर स्केल की ज़रूरत होती है, पैमाने की ज़रूरत होती है। तो या फिर किसी चीज़ का टेम्परेचर ही मापना है हमें, तो उसके लिए हमें थर्मामीटर की ज़रूरत होती है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की भी ज़रूरत होती है। तीसरी ज़रूरत ये होती है कि उसके लिए हमें विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती है, अच्छे स्टूडेंट की, जो प्रैक्टिकल के बारे में जानता हो, उसे करना जानता हो। तीसरी ज़रूरत तो ये हो गई। अब चौथी ज़रूरत ये होती है कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए होते हैं, कि जैसे जिस लैब में हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं वहाँ की लाइट की व्यवस्था अच्छी हो, टेम्परेचर वहाँ का अच्छा हो। अब हम प्रैक्टिकल करने गए और वहाँ पे खूब ज़्यादा गर्मी हो या फिर खूब ज़्यादा ठंडी हो, तो हम उसमें प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं। कुछ सी भी प्रैक्टिकल को करने के लिए एक निश्चित तापमान होता है की ज़रूरत होता है। तो ये सब जो हैं लैब या फिर इंस्ट्रूमेंट, विद्यार्थी, स्टूडेंट, या फिर एक वेल एटमॉस्फेयर, तो ये सब मिलकर एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। और इन सिस्टमों में जो कुछ भी हमें बताया, उसमें जो त्रुटि होती है, उसके कारण जो त्रुटि होती है, उसको हम क्रमबद्ध त्रुटियाँ बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर। तो ऐसी त्रुटियों को हम सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं, क्रमबद्ध त्रुटियाँ बोलते हैं। तो दूसरा है यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल गंभीर त्रुटि। इसको पहले बाद में जानेंगे। पहले जानते हैं क्रमबद्ध त्रुटियों के प्रकार। जो कि क्रमबद्ध त्रुटियाँ होती हैं, जो 4 प्रकार की होती हैं। पहली है यंत्रगत त्रुटि, दूसरी व्यक्तिगत त्रुटि, तीसरी है प्रायोगिक त्रुटि, और चौथी है वातावरण के कारण त्रुटि। तो यंत्रगत त्रुटि के बारे में जानते हैं। जैसे हमने बताया, किसी भी प्रैक्टिकल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की, यंत्र की ज़रूरत होती है। मान लीजिए वो यंत्र बहुत ज़्यादा पुराने हैं, जैसे स्केल ही है, वो बहुत ज़्यादा पुराना है, जिससे उस पर लिखे जो पॉइंट हैं वो लाइन वो मिट गई हैं। तो जब हम उसे किसी चीज़ को उससे मतलब मापेंगे, किसी चीज़ की लंबाई को मेज़र करेंगे, तो उसमें ज़रूर त्रुटियाँ होंगी। हाँ, तो इसके कारण जो त्रुटि हुई वो हम यंत्रगत त्रुटि बोलेंगे उसको। या फिर जो थर्मामीटर होता है, उसमें एक केस नली होती है, उसमें पारा भरा होता है। अगर वो उस थर्मामीटर का पारा सूख गया है, तो कितना भी ज़्यादा टेम्परेचर में, मतलब कि आग में अगर भी उसको डाल दें तो कोई टेम्परेचर नहीं बताएगा। तो जो यंत्रगत त्रुटि होती है, यंत्र में अनियमितता के कारण होने, इसका डिफिनेशन होगा, यंत्र में अनियमितता के कारण होने वाले त्रुटि को हम यंत्रगत त्रुटि बोलते हैं। यानी कि यंत्रों में अगर खराबी हो गई, उससे जो त्रुटि होगी उसे हम यंत्रगत त्रुटि बोलेंगे। वहीं व्यक्तिगत त्रुटि है, जैसे हमने बोला कि क्रमबद्ध त्रुटि में हमने बताया कि स्टूडेंट की ज़रूरत होती है। अगर जो प्रेक्षक, जो मतलब स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल करने जा रहा है, अगर उससे मतलब उसको प्रैक्टिकल के बारे में अच्छे से पता नहीं है, और उसके कारण जो लापरवाही, मतलब जो गलती, मतलब त्रुटि होगी, उसको हम व्यक्तिगत त्रुटि बोलते हैं। जैसे डिफिनेशन में होगा, व्यक्ति विशेष के कारण होने वाले त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि बोलते हैं। अब प्रायोगिक त्रुटि के बारे में जानते हैं। जैसे प्रैक्टिकल जिस दिन प्रैक्टिकल होता है, किसी चीज़ का प्रैक्टिकल करना होता है, उसके एक दिन पहले टीचर क्लास लेता है। अगर जिस स्टूडेंट को प्रैक्टिकल करना है, वो उस दिन उस क्लास को अटेंड नहीं किया, जिसमें मतलब प्रैक्टिकल के बारे में बताया जाता है, किस सिद्धांत पे हमें प्रैक्टिकल करना है उसके बारे में बताया जाता है, तो जब वो क्लास अटेंड नहीं करेगा तो उनके बारे में नहीं जानेगा। तो जब वो अगले दिन प्रैक्टिकल करने जाएगा तो उसमें ज़रूर त्रुटियाँ होंगी। तो इसका डिफिनेशन होगा, प्रायोगिक सिद्धांतों के अभाव में होने वाले त्रुटि को प्रायोगिक त्रुटि बोलते हैं। 3 तो त्रुटियाँ क्लियर हुई। और वातावरण के कारण त्रुटि को देखते हैं। जैसे हमने बोला कि
जब हम किसी लैब में प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो वहाँ एक वेल एटमॉस्फेयर चाहिए, मतलब कि वहाँ पे लाइट की व्यवस्था अच्छी हो, वहाँ की जो टेम्परेचर हो वहाँ का वो भी सही हो, तो एक वेल एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है। अगर ये सब अच्छी नहीं हो तो ज़रूर त्रुटि होगी उसके कारण भी। तो जो मतलब वातावरण के कारण जो त्रुटि मतलब आती हैं उसको हम वातावरण के कारण त्रुटि बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार की क्रमबद्ध त्रुटियाँ हुई। सबसे जो ये त्रुटि के प्रकार 3 हमने बताए, तो तीनों त्रुटियों में से केवल क्रमबद्ध त्रुटि का अध्ययन किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्रमबद्ध त्रुटियाँ होती हैं इनका हमें रीज़न पता होता है कि ये कैसे हुई हैं, तो केवल इसका अध्ययन किया जाता है। बाकी तो यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल गंभीर त्रुटि है, इनका हमें रीज़न पहले से पता नहीं होता है, इसलिए इनका अध्ययन नहीं करते हैं। तो क्रमबद्ध त्रुटियों के बारे में तो हम जान गए, अब यादृच्छिक त्रुटि किसे कहते हैं इसको जानते हैं। ऐसी त्रुटि जिसका हमें पूर्व ज्ञान न हो उसको हम यादृच्छिक त्रुटि या फिर रैंडम एरर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्लास 10th में मैथ में एक चैप्टर होता प्रायिकता होता था, जिसमें किसी बैग में अगर 2 लाल गेंदे हैं, 2 पीली और 2 नीली गेंदे हैं, तो क्वेश्चन कैसे होता था कि इसमें से एक लाल गेंद यादृच्छिक एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ। यादृच्छिक का क्या मतलब कि हम ये तो नहीं जानते कि कौन सी गेंद निकालना है, उसका पूरा अनुमान नहीं है कि हम लाल गेंद ही निकालना है। तो यादृच्छिक का मतलब होता है कि उसका मतलब जो त्रुटि है उसका मतलब पूर्ण ज्ञान न हो कि वो किसके कारण हुई है, तो इसका कारण हमें पता नहीं होता है, तो इसका अध्ययन नहीं किया जाता है। तो ऐसी त्रुटियाँ जिनके बारे में हमें पूर्ण ज्ञान न हो उसको यादृच्छिक त्रुटि बोलते हैं। तीसरा जो है स्थूल गंभीर त्रुटि, उसके बारे में जानते हैं। ये जो होता है प्रेक्षक की लापरवाही की वजह से होता है। जैसे मान लीजिए कि हम प्रैक्टिकल करने गए और जहाँ मतलब अच्छे स्कूलों में प्रैक्टिकल की अच्छी व्यवस्था होती है, तो वर्नियर कैलिपर्स जो 11th में सबसे पहला प्रैक्टिकल होता है, उससे किसी चीज़ की लंबाई मापनी है। मान लीजिए लैब में जैसे 60 बच्चे हैं, तो PC वर्नियर कैलिपर्स जो है मतलब वहाँ पे है, तो इसके लिए एक बच्चों का समूह बनाया जाएगा। समूह बना दिया गया, 3-3 बच्चे एक मतलब वर्नियर कैलिपर्स पे हैं और चीज़ मतलब उसकी लंबाई माप रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि एक बच्चा जो है वो प्रैक्टिकल करेगा और उसको नोट किया जाता है, उसकी फाइल बनाई जाती है, नोट करेंगे और बच्चे नोट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि तो जो प्रैक्टिकल कर रहा है बच्चा, वो मान लीजिए उसकी लंबाई एक पहली बार मापा और 3.4 मीटर बताया। तो अगर और एक बच्चा नोट करेगा, तो वो नोट कर रहा है जो वो मान लीजिए 4.3 लिख दिया। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल करते गए, उसने बोला कुछ और वो गलत लिख दिया, वो उसकी लापरवाही हुई। जब टीचर को दिखाया जाएगा प्रैक्टिकल फाइल, तो टीचर को तो पहले से पता होता है कि क्या आंसर आना है, उसके वजह से जो मतलब उसकी लापरवाही की वजह से गलती हुई, तो वो प्रैक्टिकल गलत हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल उसकी लापरवाही की वजह से गलती हुई है, उसने सही से लिखा नहीं, जिसके वजह से प्रैक्टिकल गलत हुआ। तो प्रैक्टिकल की लापरवाही की वजह से जो मतलब त्रुटि आती है उसको हम स्थूल या फिर गंभीर त्रुटि बोलते हैं। तो ये त्रुटि और त्रुटि के प्रकार जो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम त्रुटि की गणना कितने तरह से की जाती है उसके बारे में, कैलकुलेशन ऑफ एरर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, इसको समझें, त्रुटियों के प्रकार को, और नेक्स्ट वीडियो में हम त्रुटि की गणना के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसको देखकर कुछ जानकारियाँ हासिल कर सकें। थैंक यू।